अब बड़ा असर हुआ है। हरबटपुर में नेशनल हाईवे पर बनाई गई अवैध मजार को प्रशासन ने ढहा दिया है। पांवटा साहिब देहरादून हाईवे के किनारे ये अवैध मजार बनाई गई थी। इसके साथ ही मजार की आड़ में दुकान और घर भी बना लिया गया था। बता दें कि कुछ दिन पहले न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो से खबर को दिखाया था। उसका असर यह हुआ कि प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और आज इस मजार को ढहा दिया गया है। साथ ही साथ इसकी आड़ में वहां पर जो दुकान और मकान बनाया गया था उसे भी ढहा दिया गया है। ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हरबटपुर में नेशनल हाईवे के किनारे ये अवैध मजार बनाई गई थी, जिसे आज प्रशासन ने ढहा दिया है। पांवटा साहिब और देहरादून हाईवे के किनारे अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया था और साथ ही साथ मजार की आड़ में दुकान और घर भी बना लिया गया था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उसका असर यह हुआ कि अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया और आज यहां पर एक्शन देखने को मिला है। धार्मिक स्थलों की आड़ में सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण किया जा रहा था, उसके खिलाफ न्यूज 18 ने जो मुहिम छेड़ी थी वो लगातार अपना रंग दिखा रही है। हम मौजूद हैं पांवटा साहिब देहरादून नेशनल हाईवे पर हरबटपुर में। आपको ध्यान होगा कि न्यूज 18 ने 2 बार लगातार हरबटपुर से ये खबर दिखाई थी कि किस तरह से नेशनल हाईवे के ठीक किनारे सरकारी लैंड पर एक मजार बना दी गई है और उस मजार के साथ साथ दुकानें और रहने के लिए घर भी बना दिया गया है। न्यूज 18 की खबर दिखाने के बाद पूरे प्रदेश भर में जो 450 मजारें ध्वस्त की गई, उनमें से हरबटपुर की ये मजार भी ध्वस्त कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो बड़ी सी मजार थी, मजार के साथ साथ मजार की आड़ में जो दुकान यहाँ पर बना दी गई थी और दुकान के आड़ में जो रहने के कमरे यहाँ पर बना दिए गए थे, यानी कि पूरी की पूरी सरकारी लैंड पर जो यहाँ पर अतिक्रमण था, न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद यह अतिक्रमण पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। अब आप देखिए यहाँ पर राजमार्ग कितना चौड़ा हो गया है। ये नेशनल हाईवे है, पांवटा साहिब देहरादून नेशनल हाईवे हरबटपुर का ये हिस्सा है और इसके इस हाईवे से लगा हुआ यहाँ पर ये जो मजार बना दी गई थी, मजार इस पेड़ के नीचे अब पूरी तरह से इसको ध्वस्त कर दिया गया है। न्यूज 18 लगातार सरकारी लैंड पर जो अतिक्रमण हुए हैं, खासकर धार्मिक अतिक्रमणों की आड़ में जो सरकारी लैंड कब्जाई गई है, उसके खिलाफ एक मुहिम चलाता रहा है, लगातार खबर दिखाता रहा है और आज उसी का इम्पैक्ट है कि ये जो सरकारी लैंड थी ये भी अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 हरबटपुर देहरादून। तो अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में अब वन भूमि पर गुर्जरों के अतिक्रमण की भी पहचान की जाएगी, जिसके लिए सभी फॉरेस्ट डिवीजन को आदेश भी दे दिया गया है। तराई वेस्ट डिवीजन में आम पोखरा, बन्ना खेड़ा, ज्वाला रेंज में सबसे ज्यादा वन गुर्जरों का अतिक्रमण है। 3 परिवारों ने 84 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा किया है, जबकि आम पोखरा में एक ही परिवार के पास 72 हेक्टेयर जमीन है और अब इसका चिन्हीकरण किया गया है। बहुत जल्द यहां पर भी एक्शन देखने को मिल सकता है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक जहां कहीं पर भी सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया गया है, वहां एक्शन देखने को मिल रहा है। देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। आज हमने देखा कि कैसे पांवटा साहिब और देहरादून हाईवे के किनारे जो अवैध मजार बनी थी उसे ध्वस्त किया गया और अब वन गुर्जरों द्वारा जो जमीन कब्जाई गई है उस पर भी प्रशासन की नजर है। बिल्कुल अमित, और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से पहले अपने स्पष्ट इरादे जाहिर कर दिए थे कि सरकारी लैंड पर किसी भी तरह का अतिक्रमण हो या तो लोग खुद हटा ले, अन्यथा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सरकार उसको हटाएगी। और आपने देखा कि जिस तरह से पांवटा साहिब मार्ग पर ये मजार बनी हुई थी, हमने खुद यहाँ से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की थी कि किस तरह से पहले मजार बनाएगी, मजार के साथ दुकान बनाएगी और दुकान के साथ साथ रहने के लिए वहां पर कमरे भी बनाए गए। वो उस पर रिएक्शन हुआ है, वो मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। अब टारगेट उस अतिक्रमण पे है जो फॉरेस्ट लैंड पर वन गुर्जरों ने किया है। ये बड़ा अतिक्रमण है, करीब 2000 हेक्टेयर के आसपास फॉरेस्ट लैंड वन गुर्जरों के इंक्रोचमेंट में है, उनके कब्जे में है। एक एक गुर्जर के पास 72 हेक्टेयर तक फॉरेस्ट लैंड पर है और ताज्जुब की बात यह है कि फॉरेस्ट लैंड पर इंक्रोचमेंट के साथ साथ वहां पर खेती भी की जा रही है। ये सब इसको प्रशासन चिन्हित कर रहा है और इस अतिक्रमण को भी हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अभी जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज में नदियों के किनारे जितना भी इंक्रोचमेंट है उसको एक एक करके ध्वस्त किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया सुनील, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और न्यूज 18 की खबर के बाद अब मेट्रोपोल में कबाड़ियों पर भी डंडा चलेगा। इन कबाड़ियों ने भारत सरकार की संपत्ति मेट्रोपोल होटल के कमरों पर कब्जा किया है और यहीं से इनका कारोबार फल फूल रहा है। डीएम नैनीताल ने कहा है कि भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक संपत्ति को खाली करने का आदेश दिया गया है और पालिका को अतिक्रमण को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। डीएम वंदना सिंह ने कहा है कि सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने की कार्रवाई गतिमान है। जल्द ही इनसे ये संपत्ति खाली करवाई जाएगी। आपको बता दें कि नैनीताल का मेट्रोपोल होटल शत्रु संपत्ति है, जिसमें कई हेक्टेयर पर कब्जा किया गया है और वहीं पिछले कुछ महीनों से कबाड़ियों ने होटल पर कब्जा कर लिया है, जिसकी खबर तक जिला प्रशासन को नहीं हुई। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसका असर यह हुआ है कि अधिकारियों ने अब इसका संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया। शत्रु संपत्ति के मामले में कस्टोडियन शत्रु संपत्ति और भारत सरकार की तरफ से राज्य सरकार के माध्यम से भी अतिक्रमण को चिन्हित करके हटाए जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो उसके क्रम में अभी वर्तमान में चिन्हीकरण का काम चल रहा है पालिका प्रशासन के माध्यम से। तो उसमें जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी एज पर रूल्स वो करी जाएगी। और बात करते एक बड़ी खबर की। दिल्ली में आज एक बार फिर से रंजना देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की बैठक है और इस मीटिंग में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर चर्चा होनी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही समिति को 30 जून तक ड्राफ्ट सौंपने की डेडलाइन दे चुके हैं। पिछली बैठक में केंद्रीय लॉ कमीशन के सदस्यों के साथ कमेटी ने बैठक की थी, लिहाजा आज की बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। 30 जून तक की डेडलाइन मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है और अब 25 दिन का समय बचा है। ऐसे में 25 दिन के भीतर फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर शासन को सौंपना है, लिहाजा आज की बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आज की बैठक को लेकर? देखिए, तकरीबन सुबह 12 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई है और बैठक अब तक जारी है। अगर बैठक की बात करें तो जिस तरह से पिछली बैठक में जो लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने जो यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी है उसके सदस्यों के साथ मुलाकात की थी और चर्चा हुई थी। जिस तरह से ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है उसके कुछ मुख्य बिंदु जो है उन्होंने लॉ कमीशन के साथ शेयर भी किया था। मुख्यमंत्री ने 30 जून तक का समय दिया हुआ है। इसके साथ साथ अब जो कमेटी जो है उसकी बैठक चल रही है 14 जून को। कमेटी के सदस्यों ने जो दिल्ली और एनसीआर में जो उत्तराखंड के निवासी रहते हैं उनको भी आमंत्रित किया है। दिल्ली के जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वहां पहुंचे और अपने अपने सुझाव जो है वो कमेटी के सामने रखें। कमेटी ने उन सब लोग को आमंत्रित किया है। तो कमेटी तमाम जो वर्ग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों या समाज के जो तमाम तरह के वर्ग हैं या कोई किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय के लोग हों, उन सबको लगातार कांटेक्ट कर रही है और सबसे सभी के सुझाव मांगे जा रहे हैं। कौन कौन से सुझावों को ड्राफ्ट में तैयार रखना चाहिए, किसके सुझाव को नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे में जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह हमने 30 जून का समय दिया है, तो जो कमेटी के जो सदस्य हैं उनका कहना यह है कि लगभग ड्राफ्ट पर काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी ही ये समिति ड्राफ्ट की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी और मुख्यमंत्री उसके बाद में उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करके और उसको कानून का जो अमल पहनाना है उसको करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर बयान सामने आया है। गौतम ने यूसीसी लागू करने को लेकर सरकार गंभीर है ये कहा है और कहा है कि जल्द ही समिति जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर जनता के साथ संवाद करने के बाद ही उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया जाएगा। रिपोर्ट के अंदर हमारी प्राथमिकता भी है और जनता की मांग भी है, लेकिन क्योंकि संविधान के अनुसार चल रहे, संवैधानिक जो मान्यता है, मर्यादा है, उसके बीच में रहते हुए जनता के साथ में कभी विचार साथ में लेते हुए उसको लागू करेंगे और इसलिए जो समय लग रहा है कमेटी की रिपोर्ट आते ही सारी प्रक्रिया चालू हो जाएंगी। उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद के मामलों में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और आज लोगों ने डुंडा और चिंडाली सौड़ में बाजार बंद कर दिया। इससे पहले भी उत्तरकाशी में कई जगहों पर दुकानें बंद रखी गई थी और लोगों ने लव जिहाद के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था और आज एक बार फिर से यहां पर बंद का असर देखने को मिल रहा है। लोगों में भारी गुस्सा है, भारी आक्रोश। जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में लव जिहाद के एक के बाद एक कई मामले सामने आए हैं उसको लेकर स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और इसी कड़ी में यहां लोगों ने आज बाजार बंद कर अपना प्रदर्शन दर्ज करवाया है और साथ ही साथ रेहड़ी पटरी वालों के सत्यापन की मांग लगातार की जा रही है। आप देखिए, बीते कुछ दिनों में यहां पर
10 से 12 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, लिहाजा लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। महिलाओं को एक होना पड़ेगा, गांव में देखना पड़ेगा कौन आ रहा है क्या नहीं, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। ये जो फेरे वाले आ रहे हैं, ये बर्तन बेचने वाले आ रहे हैं, हमें उनका ID आधार कार्ड चेक करना पड़ेगा। तो ये मांग है यहाँ के लोगों की। उनका कहना है कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो फेरी वाले हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जाए, वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन है, उनका नाम क्या है। इन तमाम बिंदुओं पर जब तक प्रशासन गंभीर नहीं होता है तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। और हमारे सहयोगी बलवीर परमार इस वक्त उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलवीर, आज के बंद का क्या असर वहां पर देखने को मिल रहा है और लोगों के आंदोलन का, उनके विरोध का क्या असर प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर? बिल्कुल, आज भी जो डुंडा बाजार हो चाहे चिन्हैछोड़ बाजार हो, दोनों जगह बंद रहा और जो स्थानीय लोग थे, जो व्यापारी थे, वो धरना प्रदर्शन करते हुए जो तहसील पड़ता है वहां पे ज्ञापन उन्होंने सौंपा है, दोनों ही जो SDM है उनको। और उनकी यही मांग है कि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो ये जमीनों पे अतिक्रमण कर रहे हैं, बस रहे हैं, इनको सख्ती से इन पे कार्रवाई की जाए और जो इनका सत्यापन हो किया जाए, यही इनकी प्रमुख मांग है। और जिस तरह से पिछले 4-5 साल की बात हम करें तो लगातार बड़ी संख्या में लोग आए हैं, अतिक्रमण करके जमीनों पे कब्जा किया है, वो ना हो, इसको लेके धरना प्रदर्शन आज किया गया। तो कह सकते हैं कि पिछले 10 दिन की हम बात करें तो लगातार धरने प्रदर्शन जनपद में देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि आज भी धरना प्रदर्शन डुंडा और जो चिन्हैछोड़ बाजार है वहां देखने को मिला और लोग आक्रोशित नजर आए। जी, बहुत शुक्रिया बलवीर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर फायर सीजन में कुमाऊं के कई जंगल आग से धधक रहे हैं। सोमवार को कुमाऊं में 6 जगहों पर जंगलों में आग लग गई, जिससे जंगल जलते रहे। वहीं गढ़वाल में बारिश होने की वजह से वन विभाग राहत में है। प्रदेश भर में अभी तक आग लगने की 470 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे 552 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं और लगभग 14 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। खबर देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन में सेलेक्ट युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर भी बांटा है। साल 2022 और 23 में भर्ती हुए बैच को नौकरी मिली है। इस दौरान सीएम ने सभी नए भर्ती 1425 युवाओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि आप लोग पुलिस के उद्देश्य को पूरा करेंगे, ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में इन सभी युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है सीएम की तरफ से। पुलिस के नए कार्मिक, नए जवान और आए हुए अतिथिगण और जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी पुलिस के जवान, नए जवान जिन्होंने आज अपना ये कार्य शुरू हुआ है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, जिस दिन आज आप सबको मेरे हाथों सांकेतिक रूप से 55 लोगों को आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। ये उत्तराखंड पुलिस के इतिहास में आज का दिन एक स्वर्णिम इतिहास पुलिस के इतिहास में और जुड़ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली दौरे पर हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थराली में शहीद भवानी दत्त जोशी शहीद मेले में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शौर्य महोत्सव में शामिल हुए हैं सीएम धामी। शहीद भवानी दत्त इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर शहीदों को नमन किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं सीएम ने। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना सठे साठ्यम समाचरित के सिद्धांत को अनुसरण कर, चाहे कोई भी सेना हो, चाहे इधर की सेना हो, चाहे उधर की सेना हो, कोई भी दुश्मन की सेना हो, हर दुश्मन की सेना के दांत खट्टा करने का मादा रखती है, क्योंकि भारत की सेना का मनोबल मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। आज अब सेना को निर्णय लेने की पूरी छूट है। पराक्रम सदैव हमारी सेना के भीतर भरा हुआ है, मगर उस पराक्रम का सम्मान, सैनिकों के जीवन में बदलाव और उनके लिए संवेदनशील होकर उनके हितों के लिए निर्णय लेने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हमारी केंद्र और राज्य की सरकार का प्रयास है कि हम शहीदों के अभूतपूर्व योगदान को हमेशा याद रखें।
वीर सैनिकों को सम्मान देने के लिए उत्तराखंड की वीर भूमि में एक विशिष्ट सैन्य धाम बनाया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंदिरों में योग के प्रोग्राम होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है, कई अनजान जगहों को पहचान मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होना और इसी कड़ी में सीएम का बयान सामने आया है। उनका यह कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मंदिरों में योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसके जरिए कई अनजान जगहों को पहचान भी मिलेगी। इस बात का उन्होंने भरोसा जताया है। आपको बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रमों का आयोजन होना है। प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आत्मनिर्भर भारत मुहिम आपने छेड़ी है इस प्रदेश में, हम सब मिलकर उसको पूरा प्रधान करिए। प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के। और एक बड़ी खबर चारधाम यात्रा को लेकर आ रही है, जहां पर अभी तक चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड 22 लाख यात्री आ चुके हैं। केदारनाथ में 7.5 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस बार भी यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं और अभी तक का जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक चारों धामों में 22 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और सबसे ज्यादा केदारनाथ में 7.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। उत्तरकाशी में कालिंदी खाल ट्रैक में रविवार को एक ट्रैकिंग दल में स्थानीय रैथल गांव निवासी गाइड विपिंदर राणा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस ट्रैक पर गए 34 ट्रैकिंग दल के सभी पर्यटक वापस आ गए हैं, जबकि गाइड का शव वहीं पड़ा है। इस बीच ट्रैकिंग टीम एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा कुछ गाइड पोर्टर भोजवासा में भेजे गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने डीएम से मिलकर हेलीकॉप्टर से शव को लाने की मांग की है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी होने से ट्रैकर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना दी कि वहाँ हमारा ट्रैकिंग दल का एक सदस्य विपिन राणा सनोप श्री रतन सिंह राणा निवासी ग्राम रेथल वो मृत्यु हो गई उसकी। तो हमने तब से हम कर रहे कि रेस्क्यू टीम को भेजा जाए, रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर से भेजा जाए और न हेलीकॉप्टर को पैदल ही भेजा जा रहा वहाँ, जबकि उसको 6 दिन आज हो गए। और फिर अगर मौसम साथ देता है तो 6 दिन और लगेंगे और अगर मौसम नहीं देता साथ तो कम से कम 10 दिन उसको डेड बॉडी लाने में लगेंगे और शासन प्रशासन चुप है। उसमें एक ट्रैकर की मौत होने का सूचना दी गई है। उसमें हमने स्टेट को भी चॉपर के लिए रिक्वेस्ट भेजी और ग्राउंड से भी रेस्क्यू की कार्रवाई चल रही है और उसमें सभी लोग आ चुके हैं और एक डेड बॉडी वहां पे रह चुकी है, उसको लाने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तरकाशी के कालिंदी ट्रैक पर ट्रैकिंग दल के साथ शामिल एक गाइड की हार्ट अटैक से मौत की सूचना मिली है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। ट्रैकिंग एजेंसी ने जिला आपदा प्रबंधन विभाग से शव लाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का अनुरोध किया है और इसके लिए विभागीय अधिकारियों ने शासन को पत्र भी लिख दिया है। वहीं ट्रैकिंग एजेंसी ने शव लाने के लिए कुछ गाइड और पोर्टर भोजवासा में भेज दिए हैं। ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इसमें शव लाने में कामयाबी हासिल होगी। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में दूसरे राज्यों से पहुंचने वाले यात्रियों के सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों पर ट्रैकिंग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ट्रैफिक पुलिस प्रेमनगर चौक के पास सर्विस लेन पर खड़े कुछ वाहनों का चालान करने के दौरान महिला पुलिसकर्मी की एक युवक से झड़प भी हो गई। दिल्ली से हरिद्वार घूमने आया युवक खुद को दिल्ली पुलिस का सिपाही बताकर झगड़ा करने लगा। युवक ने गंगा घाट के बाहर सर्विस लेन पर ही गाड़ी पार्क कर दी थी, जिस पर हरिद्वार की ट्रैफिक पुलिस गाड़ी को टो करने पहुंची तो युवक भड़क उठा। हालांकि पुलिस ने उसका नो पार्किंग का चालान काटकर सबक सिखाया। जून के आखिरी हफ्ते में ऋषिकेश में G20 समिट की तीसरी और आखिरी बैठक होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां तेजी के साथ शुरू हो गई हैं। इस बार गंगा आरती के लिए विदेशी मेहमानों को ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर लाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां अंतिम रूप में चल रही हैं और उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। गंगा घाट पर फैले अतिक्रमण और सौंदर्यीकरण को समय सीमा पर पूरा किया जाए और कार्य की गुणवत्ता पर भी ध्यान रखा जाए। बैठक अभी हुई है हमारे नरेंद्र में, आप जानते ही। दूसरी बैठक भी हमारे यहाँ होनी है और अच्छी बात क्या है कि ऋषिकेश में गंगा आरती होनी है। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री से जब मेरी वार्ता हुई
और उसके बाद इस बात में, इस काम में गति मिली और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि G20 की जो आरती है वो इस बार त्रिवेणी घाट पे हो। तो G20 का तीसरा और लास्ट इवेंट इस महीने के आखिर में होना है। तीसरा इवेंट ऋषिकेश में होना प्रस्तावित है, पर फाइनल इवेंट से पहले उत्तराखंड को इससे होने वाले फायदे पर सियासत शुरू हो गई है। G20 की तीसरी मीटिंग की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी महीने की आखिर में होने वाला G20 का ये लास्ट इवेंट होगा। अब तक पहला इवेंट रामनगर में, दूसरा ऋषिकेश में हुआ। वहीं तीसरे इवेंट की लोकेशन भी ऋषिकेश ही तय मानी जा रही है। वहीं 3 इवेंट से दुनिया भर के मेहमानों के सामने देवभूमि की अच्छी इमेज जाए, इसीलिए 100 करोड़ का भारी भरकम बजट रखा गया है। पर कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि कुछ सड़कों को चमकाने, दीवारों पर पेंटिंग बनाने और जगह जगह रंग रोगन करवाने से क्या हासिल हुआ है। 100 करोड़ का बजट, 2 इवेंट्स हो चुकी है। क्या आया उत्तराखंड के हिस्से? केवल कुछ सड़कों की पेंटिंग, कुछ जगह अगल बगल रंग रोगन। G20 के दूसरे इवेंट में गंगा आरती ऋषिकेश में हुई, तो मीटिंग से लेकर गांव घूमने का काम नरेंद्र नगर में हुआ। ऐसे में रुक रहे छोटे से ब्रेक।